मैं प्रीति हूँ। मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसके पास हर सुख सुविधा है, मगर माँ बनने का अधिकार नहीं। इस समाज ने मेरी निसंतानता को मेरे चरित्र का दोष बना दिया। पति के ताने, ससुराल वालों की तिरस्कार भरी निगाहें और मोहल्ले वालों की चुभती बातें, सब कुछ सहती रही। फिर एक दिन मैंने वो निर्णय लिया जो शायद किसी औरत को नहीं लेना चाहिए, मगर शायद मजबूरी वही होती है जो किसी को लाचार कर देती है। ये दोपहर की एक शांत घड़ी थी। मैं अपने कमरे में बैठी थी। सामने मेरी पुरानी नौकरानी रेखा खड़ी थी, जिसकी सेवा से मेरा घर बरसों से सजा संवरा है। उसकी जवान बेटी सोनी अब 18 की दहलीज पर थी। मासूम, चुपचाप, डरी हुई सी लड़की जो हमेशा अपनी माँ की आड़ में रहती थी। मैंने गहरी सांस ली और रेखा से कहा, मुझे तुमसे एक बात करनी है, एक बड़ी बात। रेखा ने चौंक कर मेरी ओर देखा। जी मैडम, मैंने शब्दों को चुन चुन कर बोला, जैसे खुद से भी छिपा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि सोनी मेरे पति से विवाह करे। रेखा की आंखें फैल गईं। चेहरे पर एक सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। मैडम जी, आप ये क्या कह रही हैं? हम कहाँ, आप कहाँ? हम तो नौकर लोग हैं। उसकी आवाज़ कांपने लगी। मैंने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ रेखा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, लेकिन मेरा दिल टूट चुका है। मैं माँ बनना चाहती हूँ। बरसों से मैं तरस रही हूँ। मैं खुद निसंतान हूँ। मेरा पति मुझे औलाद न होने का दोष देता है। मैं ये सब सहते सहते थक चुकी हूँ। रेखा ने नजरें झुका ली। कमरे में खामोशी फैल गई। मैंने और करीब होकर कहा, तुम्हारी बेटी सिर्फ विवाह करेगी। सिर्फ एक बच्चा चाहिए मुझे, फिर मैं तलाक दिलवा दूंगी। तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी। रेखा की सांसें तेज हो गईं। वो मेरी तरफ देखती रही, जैसे परख रही हो, क्या ये वही प्रीति मैडम है या कोई और? मैडम जी, सोनी भी बच्ची है। उसकी सारी जिंदगी पड़ी है। आपकी दौलत अपनी जगह, लेकिन उसके शब्द लड़खड़ा गए। मैंने उसका हाथ थामा। रेखा, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं हर दिन मर रही हूँ। लोग कहते हैं औरत माँ बने तभी पूरी होती है। क्या मैं कभी पूरी नहीं हो पाऊंगी? रेखा के चेहरे पर दर्द की परछाइयां दौड़ने लगीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। शायद मेरी तकलीफ उसे भी चुभने लगी थी। आपका पति मान जाएगा? उसने धीरे से पूछा। मैंने पल भर के लिए खामोशी ओढ़ ली। मैं उसे मना लूंगी। मैंने सोच लिया है। मैं अपने दिल पर पत्थर रख चुकी हूँ। रेखा ने लंबी सांस ली और जमीन पर बैठ गई, जैसे उसके अंदर की दीवार टूट गई हो। मैं अपनी बेटी को आपके हवाले कर दूंगी मैडम जी, लेकिन एक माँ का दिल आपके सुपुर्द कर रही हूँ। उसे तोड़ना मत। उसके ये शब्द मेरे दिल में तीर की तरह उतरे, लेकिन मैंने चेहरे पर ठहराव कायम रखा। मुझे कमजोर नहीं पड़ना था। मैं जानती थी ये सौदा आसान नहीं है, लेकिन माँ बनने का सपना मुझे हर हद पार करने पर मजबूर कर रहा था। उसी पल सोनी अंदर आई, चुपचाप, नजरें झुकाए। उसके चेहरे पर एक अनजानी बेचैनी थी। मैंने उसकी तरफ देखा और दिल में फैसला कर लिया, उस बच्ची को इस्तेमाल नहीं करना। बस एक बार वो लम्हा चाहिए, जिसके बाद मैं सारी जिंदगी खुद ले लूंगी। रेखा उठी, अपनी बेटी को बाजू से पकड़कर बाहर ले गई। मैं वहीं बैठी रही। खिड़की से रोशनी आ रही थी, लेकिन मेरे अंदर अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। ये मेरी जिंदगी का पहला बड़ा फैसला था। एक ऐसा फैसला जो मेरे पति, मेरी नौकरानी, एक मासूम लड़की और खुद मेरे वजूद को बदलने वाला था। मगर मैं नहीं जानती थी कि यही मेरी बर्बादी की शुरुआत बनेगा। रात भर नींद नहीं आई। दिल में एक अनजानी बेचैनी ने डेरा डाल लिया था। सुबह नाश्ते की मेज पर मनोज हमेशा के उलट चुपचाप बैठा था। उसके हाथ में अखबार था, लेकिन नजरें कहीं और थीं। मैंने उसके सामने चाय का कप रखा और खुद भी बैठ गई। दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे सीने से बाहर निकल आए। एक पल को सोचा चुप रहूं, सब भूल जाऊं, मगर फिर वही खालीपन, वही सन्नाटा मुझे झकझोरने लगा। मनोज, मेरी आवाज धीमी थी, जैसे खुद भी शब्दों से डर रही हूँ। उसने अखबार से नजरें हटाई। हाँ बोलो, एक बात करनी है तुमसे। तो करो ना। उसने चाय की चुस्की ली। मैंने हाथ आपस में जोड़े, नजरें झुकाई और धीरे से कहा, मैं चाहती हूँ तुम दूसरी शादी कर लो। मनोज की चाय का कप हवा में ही रुक गया। वो मेरी तरफ देखता रहा, जैसे मैंने कोई मजाक कर दिया हो। क्या कहा तुमने? उसकी आवाज में गुस्सा था। एक लड़की है सोनी, रेखा की बेटी। मनोज की आंखें संकुचित हो गईं। चेहरा तनाव से भर गया। तुम पागल हो गई हो प्रीति। मैं किसी नौकरानी की बेटी से शादी करूं? ये मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें खोए बिना माँ बनना चाहती हूँ। मेरी आवाज टूट रही थी। मनोज गुस्से से उठ खड़ा हुआ। कुर्सी पीछे सरक गई। तुम्हें शर्म नहीं आती?
मैं कौन हूँ तुम जानती हो? लोग क्या कहेंगे? हंसेंगे हम पर। वो ही लोग मनोज जो मुझे मनुष्य समझते हैं, जो मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं, क्या वही लोग हमारे लिए इतने जरूरी हैं? ये तुम कह रही हो जो हमेशा उन्हीं लोगों की बातों पर रोती रहती हो। हाँ, रोती रही हूँ, लेकिन अब थक चुकी हूँ। तो तुम मुझे मजबूर करोगी? नहीं, मैं खुद को मजबूर कर रही हूँ। तुम्हें सिर्फ हाँ कहना है। मनोज कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं किसी नौकरानी की बेटी से शादी नहीं कर सकता। ये हम दोनों के लिए नुकसानदेह होगा। मैंने नजरें झुका ली। दिल की गहराइयों से कुछ टूट कर गिर पड़ा। मैं जानती थी उस इनकार ने मुझसे कुछ छीन लिया है, लेकिन मैं प्रीति हूँ, मैं हार नहीं मानती। मनोज के इनकार ने मुझे तोड़ दिया था, जैसे बरसों की उम्मीद एक पल में राख हो गई हो। मैंने सोचा था शायद मेरी तड़प उसका दिल पिघला देगी, लेकिन वो तो अपने घमंड में कैद निकला। मैं सारी रात कमरे में टहलती रही, कभी खिड़की से बाहर झांकती तो कभी खुद से उलझती। सुबह सूरज निकला, लेकिन मेरे लिए कोई रोशनी नहीं लाया। अंधेरा जो दिल में बस चुका था अब बर्दाश्त नहीं होता था। मैं आईने के सामने खड़ी खुद को देखती रही। बाल बिखरे हुए, आंखों के चारों ओर काले घेरे, चेहरे पर एक टूटी हुई स्त्री की परछाई। और फिर मैंने एक निर्णय ले लिया। अगर मेरे जीने की शर्त एक बच्चा है तो फिर मर जाने से क्या फर्क पड़ेगा? मरना शायद जीवन से आसान है। जहरीली गोलियां मेरे ड्रेसिंग टेबल की दराज में कई महीनों से पड़ी थी। कभी जो डर की निशानी थी, आज वही गोलियां मुक्ति का एक माध्यम लग रही थी। मैंने कांपते हाथों से दराज खोली, शीशी निकाली और पलंग पर बैठ गई। हाथ कांप रहे थे, आंखें धुंधली हो रही थीं, लेकिन दिल में एक अजीब शांति थी, जैसे ये अंतिम पीड़ा हो फिर सब समाप्त। एक एक गोली मैंने मुंह में डाली और पानी के घूंट के साथ निगल ली। फिर कमर के बल लेट गई, आंखें बंद कर ली। शरीर में एक जलन सी दौड़ने लगी, जैसे धीरे धीरे सांसें छूट रही हों। दुनिया की आवाजें मंद होने लगी। दूर से मनोज की आवाज सुनाई दी, जैसे सपने में किसी ने पुकारा हो। दरवाजा जोर से खुला। मैं बस इतना सुन पाई, प्रीति, ये क्या कर लिया तुमने? मनोज ने मुझे बाहों में उठाया। मेरी सांसें धीमी हो रही थीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश से उसकी आवाज को सुनने लगी। वो घबरा रहा था, परेशान हो रहा था। कार में डालकर मुझे अस्पताल ले गया। पूरी राह वो बार बार मेरा नाम पुकारता रहा, प्रीति कुछ तो बोलो, होश में रहने की कोशिश करो। अस्पताल में मेरी धड़कन को फिर से शुरू करने की कोशिश की गई। जीवन की एक नाजुक डोर थी जो पूरी तरह टूटी नहीं थी। कुछ घंटों के संघर्ष के बाद मैंने नीम बेहोशी की हालत में आंखें खोलनी शुरू की। धुंधली सी रोशनी, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क और सामने कुर्सी पर सिर झुकाए बैठा मनोज। मेरी आंख खुली तो उसने तुरंत सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए और चेहरा पश्चाताप से भरा हुआ। उसने मेरा हाथ थामा। प्रीति, मैं नहीं चाहता था ये सब हो। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर जाता। मैंने बड़ी मुश्किल से आवाज निकाली, तुम्हें क्या फर्क पड़ता? तुम्हें तो संतान चाहिए, ना कि मैं। मनोज ने आंखें बंद कर ली, जैसे मेरे शब्द उसे चुभ गए हों। नहीं, मुझे तुम चाहिए, सिर्फ तुम। मैं पागल हो गया था, गुस्से में, अपने अहम में। लेकिन जब तुम्हें खोने का ख्याल आया तो ऐसा लगा जैसे जमीन खिसक गई हो मेरे नीचे से। मैंने धीरे से कहा, अगर मेरी जिंदगी से इतनी मोहब्बत है तो फिर मेरी इच्छा क्यों नहीं समझते? मैं समझता हूँ प्रीति, अब समझता हूँ। उसकी आवाज में नरमी थी, एक टूटे हुए इंसान की। आज मैंने उसकी तरफ देखा। तो क्या तुम शादी करोगे सोनी से? वो कुछ देर चुप रहा, नजरें मेरे चेहरे से हटा ली और खिड़की की ओर देखने लगा। फिर धीरे से बोला, अगर ये तुम्हारे जीने की शर्त है तो हाँ, मैं मानता हूँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सच कहूँ, मुझे उसकी रजामंदी सुनकर खुशी नहीं हुई, बस एक सुकून मिला। घर का माहौल खामोश था, मगर उस खामोशी में एक बोझ लटका हुआ था। वो दिन आ चुका था जिसका ख्याल भी मुझे कभी मंजूर नहीं था, और अब मैंने खुद ही उसे हकीकत बना दिया था। सोनी की शादी मेरे पति मनोज से हो चुकी थी। एक विवाह जिसे मैंने खुद अपने हाथों से मुमकिन बनाया, अपने दिल पर पत्थर रखकर एक सपने को पूरा करने के लिए। विवाह की रस्में बेहद सादा थीं। कुछ गवाह रेखा की आंखों में बेचैनी, सोनी का सहमा और खामोश हुआ चेहरा। सोनी और मनोज का एक सपाट चेहरा, जैसे वो अपने आप से नजरें चुरा रहा हो। विवाह के वक्त मनोज को देख मेरी सांस जैसे थम गई। मेरे पति को किसी और के साथ देखना एक ऐसा पल था जो शायद उम्र भर मेरी आंखों में घूमता रहेगा। शाम को सब चले गए। सोनी का जोड़ा अब उसकी खामोशी में दफन हो चुका था। रेखा उसे मेरे पुराने कमरे में छोड़कर चली गई। मैंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया।
दिल में एक अजीब शोर था, जैसे कोई चिल्ला रहा हो कि ये सब गलत है। मगर मैंने खुद को समझाया, ये बलिदान है, ये सिर्फ एक कदम है माँ बनने की ओर। मैंने तकिए में मुंह छुपाकर खुद को खामोशी से रोने दिया। रात का हर पल पीड़ा में बीता। सन्नाटा दीवारों से टकराकर लौटता रहा। कमरे में घड़ी की टिक टिक दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थी। मैंने खुद को दोष दिया, खुद को दिलासा दिया और खुद ही खुद से लड़ती रही। सुबह की हल्की रोशनी में मैंने खुद को आईने के सामने खड़ा पाया। आंखों के चारों ओर काले घेरे और चेहरे पर मासूमियत। मैं अब वो प्रीति नहीं रही थी जो कभी जीवन से भरपूर थी। मैं अब एक खाली स्त्री थी जो एक बच्चे की आस में सब कुछ दांव पर लगा चुकी थी। नाश्ते की मेज सजी हुई थी, मगर मेरी भूख कहीं खो चुकी थी। रेखा ने नजरें चुराई। शायद उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना है। मैंने एक लंबी सांस ली और उठकर उस कमरे की ओर चल पड़ी जहां सोनी अब पत्नी कहलाने लगी थी। दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से धीमी आवाज आई, आइए। मैंने दरवाजा खोला। सोनी कालीन पर बैठी थी, गोद में चादर, बाल खुले और नजरें जमीन पर। कमरे का माहौल किसी बोझ से भरा हुआ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो या शायद बहुत कुछ हो चुका हो। मैं धीरे धीरे उसके पास बैठ गई। कुछ पल खामोशी में बीते, फिर मैंने नरमी से पूछा, रात कैसी गुजरी? सोनी ने नजरें उठाईं। उसकी आंखों में नींद कम और सवाल ज्यादा थे। उसके होंठ हिले। साहब ने कुछ नहीं कहा, हाथ भी नहीं लगाया। मैं कालीन पर सो गई। मेरी सांस जैसे एक पल को थम गई। दिल की गहराइयों में कुछ टूट कर गिरा। ये वो जवाब नहीं था जिसकी मुझे उम्मीद थी, या शायद मैं सुनना ही नहीं चाहती थी। मैंने होंठ सख्ती से भींचे और सिर झुका लिया। उसने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं। मैंने धीमे से दोहराया, खुद को यकीन दिलाने के लिए, नहीं दीदी जी। वो बस चुपचाप लेटे रहे, फिर उठकर दूसरे कमरे में चले गए। सोनी की आवाज बेरंग थी, जैसे वो खुद को भी नहीं जानती थी कि ये सब क्या था। मैं उठ खड़ी हुई। कदम जैसे जमीन पर भारी पड़ रहे थे। एक अजीब गुस्से, दुख और उलझन ने मेरे दिल में चोट मारी। दरवाजा बंद करके मैं बाहर निकली। रेखा मेरी तरफ बढ़ी, कुछ कहना चाहा, मगर मेरे चेहरे को देखकर खामोश हो गई। मैं अपने कमरे में वापस आई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कमरे की खामोशियां अब शोर में बदल चुकी थीं। मेरे अंदर कुछ खौल रहा था, जैसे कोई लावा जो फूटने ही वाला हो। सोनी की बातों ने मेरे दिल पर वो चोट मारी थी जिसका दर्द मेरी हड्डियों तक उतर गया था। जिस बलिदान की नींव पर ये सब किया, वो अगर पहला ही कदम ना उठा सके तो आगे क्या बचेगा? ये सब क्या था? कोई खेल, या सिर्फ मेरे घावों पर नमक छिड़कने का एक नया तरीका? सुबह का वक्त था। मनोज नाश्ता कर रहा था, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कल रात उसने किसी लड़की से विवाह नहीं किया, जैसे कोई बदलाव आया ही ना ही हो। वो खामोश था, नाश्ता कर रहा था और अखबार पर नजरें गड़ाए बैठा था। मैंने उसकी ओर देखा और मुझे उसके चेहरे पर वो ऊब, वो अरुचि दिखाई दी जो किसी जबरदस्ती के निर्णय को ढो रहे व्यक्ति के चेहरे पर होती है। मैं खामोशी से उसके सामने जा खड़ी हुई और आवाज दी, मनोज। वो अखबार से नजरें हटाकर मेरी ओर देखने लगा। मैं पूछना चाहती हूँ, रात तुमने सोनी के साथ कुछ? मेरी आवाज मेरे हलक में ही अटक गई। मनोज ने फौरन नजरें चुराई। क्या मतलब तुम्हारा? मैंने कदम आगे बढ़ाया। साफ बात करो, तुमने उसे उसका अधिकार क्यों नहीं दिया? एक पल जैसे ठहर गया। उसका चेहरा तन गया, जैसे किसी ने उसकी बेरुखी को उजागर कर दिया हो। प्रीति, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सवाल पूछते हुए। शर्म? मैं हंसी, एक कड़वी घायल हंसी। शर्म तो उसे आनी चाहिए जो विवाह करके अपनी पत्नी को कालीन पर सोने दे। मनोज ने कुर्सी पीछे खींची और खड़ा हो गया। वो कम उम्र लड़की है, 18 साल की, समझी तुम? वो तुम्हारे बराबर की औरत नहीं। मैं 40 साल का आदमी हूँ, वो अभी जवान भी नहीं हुई ठीक से। ये तुम्हें उस वक्त याद क्यों नहीं आया जब तुमने उससे शादी की? उस वक्त तो तुम्हारी जुबान पर कोई आपत्ति नहीं थी। वो शादी तुम्हारे कहने पर हुई। प्रीति, तुम्हारी जिद पर, तुम्हारी जान लेने की कोशिश, तुम्हारी जिद्दी इच्छा, अब उसका नतीजा मेरे सिर क्यों डाल रही हो? मैं एक कदम और आगे बढ़ी, चेहरा उसके बिल्कुल पास ले जाकर बोली, मनोज, मैंने तुम्हें मजबूर किया। हाँ, क्योंकि मुझे बच्चा चाहिए, मुझे सिर्फ बच्चा चाहिए। मनोज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने हाथ की मुट्ठी बंद कर ली, जैसे कि वो खुद को रोक रहा हो। तुम इतनी निर्दयी हो चुकी हो, एक लड़की को सिर्फ एक कोख समझती हो, इंसान नहीं। हाँ, मैं निर्दयी हो चुकी हूँ, क्योंकि दया से कुछ नहीं मिला,
सालों की निसंतानता, तुम्हारे ताने, लोगों की नफरत, समाज की बातें, इन सब ने मेरे अंदर की औरत को खत्म कर दिया। वो मेरी तरफ घूरता रहा, जैसे मेरे अंदर कोई अजनबी स्त्री खड़ी हो। तुमने सोचा भी है, अगर कल वो लड़की गर्भवती नहीं हुई, अगर वो बांझ निकली, तब क्या करोगी? तब की तब देखी जाएगी। लेकिन अभी तुम उसके करीब जाओ, उसे उसका अधिकार दो, वरना सब कुछ बेकार है। और अगर मैं नहीं गया तो फिर बताओ, तुमने हाँ क्यों की थी? क्यों मुझे अस्पताल से जीवित घर लाए थे? क्यों मेरे हाथ थामे थे कि मेरी जान बचाओगे? क्या ये सब झूठ था? मनोज चुप हो गया। उसके चेहरे पर पछतावा भी था, गुस्सा भी और शायद डर भी। मैं जानती थी उसके लिए ये आसान नहीं था, लेकिन मैं अब कोमलता की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ चुकी थी। मेरे अंदर सिर्फ खालीपन था, और वो खालीपन किसी की कोख से भरना था, चाहे किसी और की ही हो या मेरी खुद की। मनोज ने सिर झुका लिया, जैसे हार मान रहा हो, मगर उस हार में भी एक बगावत छुपी थी। वो नहीं चाहता था कि ये सब हो, लेकिन वो जानता था कि अब वापसी का दरवाजा बंद हो चुका है। मैं वहां से लौट गई, लेकिन मेरे कदमों में वजन था। हर कदम पर जैसे जमीर चिल्ला रहा था, मगर मैंने जमीर की आवाज को दबा दिया था। मैंने खुद को ये मानने पर मजबूर कर लिया था कि ये सब मैं किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए कर रही हूँ, अपने अंदर की उस प्यास के लिए जो बरसों से तड़प रही थी। घर के कोने कोने पर यह अदृश्य बोझ मंडरा रहा था, जैसे हर वस्तु थमी हो, निष्प्राण हो। सांसें भी ले रही थी, लेकिन सुस्त। वो समय जो मेरे सपने की पहली सीढ़ी होना था, अब उलझनों, झुंझलाहटों और एक ऐसी मौन पीड़ा में बदल चुका था जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल था। सोनी अब मेरे घर में मनोज की पत्नी थी और मेरे लिए सिर्फ एक मकसद का जरिया। लेकिन मनोज जैसे खुद से भाग रहा हो। हर दिन हर रात वो सोनी से दूर होता गया। मैंने उसे कई बार परखा, उसकी नज़रों से, उसके रवैये से, लेकिन हर बार वो चुपचाप नजरें चुरा लेता। और सोनी, वो अब पूरी तरह चुप हो चुकी थी। एक रात मैं मनोज के कमरे के बाहर से गुजर रही थी कि आहट सुनकर रुक गई। दरवाजा थोड़ा खुला था। मैंने अंदर झांका। कमरे में हल्की रोशनी थी। सोनी एक और चारपाई के किनारे पर बैठी थी और मनोज खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था, चेहरा उलझन से भरा, नजरें खोई हुई। मेरी सांस जैसे थम गई। दरवाजा खटखटाने के बजाय मैं पीछे हट गई। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। अगली सुबह मैंने हिम्मत करके मनोज से बात करने का फैसला किया। वो आंगन में बैठा अखबार पढ़ रहा था। मैं उसके सामने जा बैठी। कुछ लम्हे गुजरे, फिर मैंने नरमी से पूछा, क्या तुम अब भी उसके करीब नहीं गए? मनोज ने सिर उठाया, कुछ पल के लिए मेरी तरफ देखा, फिर अखबार में खो गया। प्रीति, तुम नहीं समझोगी, यह आसान नहीं है। क्या आसान है मनोज? मेरे अपने आप को खत्म कर लेना, या सोनी को रातों को अकेले सोते देखना? तुम्हारी खामोशी मेरे सब फैसलों को झुठला रही है। उसने अखबार एक तरफ रख दिया और मेरी तरफ देखा। जो हुआ तुम्हारे सामने है। शर्म आती है प्रीति, कुछ नहीं हो पाता। मैं तुम्हें देखता हूँ तो सोनी एक बोझ लगती है, जैसे मैं तुमसे धोखा कर रहा हूँ। मेरे होंठ सिले रह गए, दिल जैसे किसी ने भींच लिया हो। मैंने नजरें नीची कर ली और बस इतना कहा, फिर वो सब क्यों किया? क्यों उससे शादी की? क्यों मेरा यकीन लिया? अगर तुम ये सब कर नहीं सकते थे, तुमने मजबूर किया था। उसका स्वर धीमा पड़ गया था। मैंने तुम्हारी खातिर हाँ की, मगर मैं खुद को उसके करीब नहीं ला सकता। क्या तुम समझते हो कि ये सोनी के लिए आसान है? क्या वो कोई लकड़ी की गठरी है? एक शरीर जिसे जब चाहो इस्तेमाल करो और जब चाहो नजरअंदाज। मनोज चुप हो गया। शायद उसे अब सोनी की चुप्पी की पीड़ा महसूस हो रही थी। उसी रात जब मैंने सोनी के कमरे का दरवाजा धीरे से खोला, वो जाग रही थी। कमजोर रोशनी में उसका चेहरा फीका लग रहा था, जैसे किसी ने उसके सारे रंग छीन लिए हो। तुम सोई नहीं अभी तक? मैंने आहिस्ता से पूछा। नींद नहीं आती दीदी जी, वो नीचे देखते हुए बोली। मैं कुछ देर उसके पास बैठी रही, फिर दिल की गहराई से निकला, सोनी, कुछ भी कहने का दिल करे तो जरूर कहना। तुम इस घर में अकेली नहीं हो। वो धीरे से सिर हिला गई, लेकिन मैं जान गई थी कि वो अब अंदर से खाली हो चुकी है। ये चुप्पी सिर्फ डर की नहीं, पीड़ा की थी। मैं अपने कमरे में लौट आई। दिल में एक अजीब सा महसूस होने लगा। मैंने रात के अंधेरे में चुपचाप आसमान की तरफ देखा। वहां कोई तारा ना था, जैसे मेरी किस्मत का आसमान भी काला हो चुका था। और उन्हीं खामोश रातों में मैंने सोचना शुरू किया कि शायद मेरी किस्मत में माँ बनना लिखा ही नहीं, या शायद मेरी कोशिशें अभी भी अधूरी हैं।
मगर एक बात तय थी, ये रिश्ता अब जिस तरफ भी जाए मुझे उसकी राहदारी खुद करनी होगी, चाहे मुझे और कितनी ही रातें चुप्पी में काटनी पड़े। खामोश रातों का सिलसिला जैसे बेहद बेहिसाब बढ़ता जा रहा था। हर गुजरते दिन के साथ मेरे अंदर का खालीपन और गहरा होता जा रहा था। मनोज की बेरुखी, सोनी की चुप्पी और मेरे अपने जज्बात की बेवसी, ये सब एक बंद दायरे में मुझे घुमा रहे थे, जहां से कोई रास्ता नजर नहीं आता था। मनोज अब रातों को घर देर से लौटता, बात कम करता, नजरें मिलाने से कतराता। एक सुबह जब सब अपने कमरों में थे, मैंने सोनी के दरवाजे पर दस्तक दी। वो धीरे से दरवाजा खोलकर मेरे सामने आई, चेहरे पर एक अजीब सी थकान और चुप्पी। वो कुछ बोली नहीं, बस नजरें नीचे किए खड़ी रही। मैंने नरमी से कहा, मैं मायके जा रही हूँ 2-3 दिन के लिए, जरा दम घुटने लगा यहाँ। सोनी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, जैसे ये खबर उसके लिए अचानक हो। कुछ कहने के लिए लब खोले, फिर वो रुकी और धीरे से बोली, कुछ काम हो तो बताना दीदी जी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। हाँ, तुम भी अगर कुछ कहना चाहो, कुछ भी, तो मुझे फोन करना, तुम अकेली नहीं हो। सोनी ने नजरें मेरी आंखों में गाड़ दी, जैसे कोई फैसला कर चुकी हो। आप ना जाएं दीदी जी। मेरे पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। उसके लहजे में अजीब सी घबराहट थी। ये क्यों कहा तुमने? मैंने धीरे से पूछा। सोनी ने नजरें हटा ली। बस यूं ही दिल में आया। मैं कुछ कहना चाहती थी, कुछ पूछना, मगर फिर खुद को रोक लिया। दिल ने कहा, छोड़ दो, शायद ज्यादा सोच रही हो। कुछ दिन के लिए दूर जाना बेहतर है, शायद इस वक्त दिमाग को कुछ सुकून दे। मैंने अपना सामान पैक किया, मनोज को एक संदेश भेजा, 2 दिन के लिए मायके जा रही हूँ। जवाब आया भी तो सिर्फ ठीक है, ख्याल रखना। गाड़ी में बैठते वक्त घर की दीवारें कुछ और ही लगने लगी, जैसे पीछे कुछ अधूरा छोड़कर जा रही हूँ। सोनी का चेहरा आंखों में घूम रहा था, उसकी आंखों की नमी, उसकी आवाज की कांपती लय और वो आखिरी वाक्य, अभी मत जाओ, घूम रहा था। ये वाक्य मेरे मन में ऐसे चिपक गया जैसे सदियों पुराना कोई सपना, जो जागते में भी पीछा न छोड़े। माँ के घर आकर भी मैं चैन से ना रह सकी। अम्मा बार बार पूछती, ठीक हो ना, क्या हुआ है? और मैं हर बार झूठ बोलती, सब ठीक है, बस थोड़ी थकान है। मेरे हाथों में चाय का कप था और दिमाग में सोनी। उसकी आंखें मेरे दिल दिमाग में तस्वीरों की तरह छिपी थीं। 2 दिन गुजर गए। मैंने खुद को समझाया कि ये वक्त शायद बेहतर है, शायद सोनी और मनोज इस दौरान एक दूसरे के करीब आ जाएं, शायद मेरी गैर मौजूदगी उनके बीच की दीवार गिरा दे। मगर दिल की गहराइयों में एक उलझन थी, जो हर पल और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। तीसरे दिन शाम को सोनी का कोई संदेश न आया। रेखा ने भी संपर्क नहीं किया। मैंने फोन उठाया, नंबर मिलाया, मगर कॉल उठाई न गई। दिल में हल्का सा डर बैठ गया। मैंने अगली कॉल मनोज को की। इस बार उसने तुरंत फोन उठा लिया। सब ठीक है? मैंने जल्दी से पूछा। हाँ, सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। मनोज की आवाज में वही सपाट लहजा था, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। मैंने सोनी के बारे में पूछना चाहा, मगर उसने बात का रुख बदल दिया। तुम कब वापस आ रही हो? कल सुबह, मैंने जवाब दिया, मगर दिल में एक तूफान उठ चुका था। वो रात बहुत लंबी थी, नींद आंखों से मीलों दूर थी। मैं नहीं जानती थी मेरी गैर मौजूदगी में क्या हो चुका है, लेकिन इतना यकीन था कि कुछ तो ऐसा है जो मेरी वापसी का इंतजार कर रहा है, कुछ जो मुझे झंझोड़ कर रख देगा, कुछ जो शायद सब कुछ बदल देगा। सुबह सूरज निकला तो मैंने खुद को फिर उसी दोहरे रास्ते पर पाया, जाना है या नहीं। लेकिन अजीब बात थी, दिल जैसे चाहता भी था कि मैं अभी ना जाऊं। शायद डर था, शायद थकान, या शायद जिद। फोन उठाया और सोनी का नंबर मिलाया। दूसरी बैल पर उसने फोन उठा लिया। नमस्ते दीदी जी। उसकी आवाज कांप रही थी। नमस्ते, कैसी हो? मैंने जैसे आम सी बात की। ठीक हूँ, आप ठीक हैं? कब वापस आ रही हैं? मैंने पल भर को रुकावट की, फिर सर्द लहजे में बोली, नहीं आ रही, अभी कुछ दिन और रुकूंगी। दूसरी तरफ कुछ पल के लिए चुप्पी साध दी। फिर उसने धीरे से कहा, दीदी जी आप आ जाएं। सोनी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मुझे बच्चा हर हाल में चाहिए। तुम जानती हो ये सब क्यों हुआ। अब तुम्हें खुद आगे बढ़ना होगा। लेकिन दीदी जी, उसने कहना चाहा, लेकिन मैंने बात काट दी। तुम साहब के करीब होने की कोशिश करो, उनके साथ समय बिताओ। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं मांग रही, बस एक कर्तव्य निभाने को कह रही हूँ। ये शादी इसलिए हुई थी कि मैं माँ बन सकूं। दीदी जी, वो मुझसे बात भी नहीं करते, आंख नहीं मिलाते। उसकी आवाज भीगी हुई थी। तो तुम कोशिश करो, उन्हें पास आने दो। पुरुष को एहसास से ज्यादा वातावरण चाहिए। तुम उनके लिए वो वातावरण बनाओ।
नरमी से, चुप्पी से, जैसे एक पत्नी करती है। सोनी चुप हो गई। उसकी सांसों की आवाज़ फ़ोन पर साफ सुनाई दे रही थी। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहती सोनी, लेकिन अगर तुम भी कोशिश ना करो तो ये सब बेकार जाएगा। और याद रखो, अगर ये मौका गया तो ना तुम्हें कुछ मिलेगा ना मुझे। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। दिल में एक अजीब सा बोझ था, जैसे कुछ कहना रह गया हो, लेकिन मैं जानती थी अब नरमी की गुंजाइश नहीं थी। सोनी ने मेरी आंखों के सामने शादी की थी। उसकी मासूमियत, उसकी खामोशी, सब मैंने अपनी खुदगर्जी से रौंद दी थी। अब मुझे अपनी जिद पूरी करनी थी, हर कीमत पर। उसी रात रेखा का संदेश आया, दीदी जी सोनी चुप चुप रहने लगी है, कुछ खाती भी नहीं, कृपया वापस आ जाइए। मैंने संदेश सुना मगर जवाब नहीं दिया। फिर फोन आया, इस बार सोनी की कॉल थी। मैंने कुछ पल देखा, फिर कॉल उठाई। दीदी जी मैं क्या करूं, वो मुझे देखते भी नहीं, आप वापस आ जाइए ना। उसकी आवाज में घबराहट थी और वही बेबसी जो मेरे दिल को चीरने लगी। सोनी तुम्हें खुद कुछ करना होगा। क्या तुम ये नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ को वो सब कुछ मिले जिसकी उसे चाह है? तुम जानती हो ये तुम्हारी माँ का सपना है। वो 20 लाख का वादा तुम्हारे बेहतर भविष्य के लिए था। तुम्हें ये सब समझना होगा। समझती हूँ दीदी जी, लेकिन साहब तो जैसे मुझसे नफरत करते हैं। नफरत नहीं करते, बस झिझक है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। तुम हिम्मत रखो, खुद को मजबूत बनाओ। तुम अब सिर्फ रेखा की बेटी नहीं हो, तुम अब एक पत्नी हो, और पत्नी को अपना हक खुद लेना पड़ता है। सोनी ने जवाब नहीं दिया, मगर उसकी खामोशी में एक थकान थी। मैंने फोन बंद किया और दिल पर हाथ रख लिया। कुछ देर में अम्मा कमरे में आई। मेरे चेहरे को गौर से देखकर बोली, कुछ ठीक नहीं लग रहा तुम्हें? मैंने गर्दन हिला दी। बस थोड़ी सी थकान है। वो मेरे करीब बैठ गई, हाथ पर हाथ रखा। प्रीति, अगर कोई ऐसा फैसला कर लिया हो जो दिल में खटकता रहे तो उसे निभाना बड़ा महंगा पड़ता है। वक्त पर लौट आना सीखो। मैं चुप रही। अम्मा को कैसे बताती कि मैं लौटने के काबिल नहीं रही। मैंने अपनी जिद के साथ वो दरवाजा बंद कर दिया था जिससे लौटने का ख्याल भी मेरे अंदर डर पैदा करता था। उसी रात सोने से पहले मैंने दिल में एक दुआ की कि या तो सोनी मेरे सपने को सच कर दे, या वक्त मुझे इतना पत्थर दिल बना दे कि मैं सोनी के आंसू देखकर भी आंखें ना झपकाऊं। एक दिन माँ बाहर गई थी और मैं कमरे में अकेली बैठी थी। एक पुराना एल्बम निकाला, तस्वीरें पलटते पलटते हाथ रुक गया, आंखें ठहर गई। एक तस्वीर थी जिसमें मैं सफेद जोड़े में बैठी थी, हाथों में मेहंदी और चेहरे पर वो मासूम चमक जो नई नवेली दुल्हन की होती है। उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि शादी के बाद एक दिन मेरी सबसे बड़ी पहचान यही बनेगी, बांझ। तस्वीर को हाथ से नीचे रखते ही जहन की स्क्रीन पर वो पल उभरने लगा जो आज तक मेरे अंदर जिंदा थे। वो दिन जब हमने शादी के बाद 1 साल पूरा किया था। अम्मा की आंखों में उम्मीद थी, ससुराल की औरतों के चेहरों पर बेसब्री और मेरे अंदर एक अनजाना डर। जब 1 साल बाद भी खुशखबरी नहीं आई तो लोगों के अंदाज बदलने लगे, ताने तीखे होने लगे। पहले तो बस सवाल होते थे, क्या खबर नहीं आई? फिर ताने बनने लगे, अच्छी भली लड़की है। और फिर कानाफूसी होने लगी, किसी किसी के नसीब में संतान नहीं होती। मोहल्ले की औरतें जब गर्भवती होती तो मेरे घर का रास्ता बदल लेती। एक बार एक औरत के बच्चे की पैदाइश हुई तो उसकी सास ने मुझे फंक्शन में नहीं बुलाया। वजह ये कि कुछ औरतों की परछाई बच्चे पर भारी पड़ती है। मैंने उस दिन आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा। कोई निशान, कोई दाग तो नहीं था मेरे चेहरे पर। फिर ये मनुष्यत क्यों जुड़ी थी मुझसे? मैंने मनोज को बताया। आंखों में नमी थी, आवाज भीग रही थी। मुझे लोग मनोज कहते हैं। मनोज, तुम्हें भी शर्मिंदगी होती होगी मेरी वजह से। वो हंसा नहीं, न रुका। वो बस सीधा सा जवाब दिया, शर्मिंदगी की बात है प्रीति, ये वो रात थी जब मैं पूरी तरह टूट गई थी। सोफे पर, जमीन पर, बिस्तर पर, जहां जगह मिली आंसू बहाए। मैं किस पाप की सजा भुगत रही हूँ। उसके बाद एक दवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ। इलाज, टेस्ट, सब आजमाया। हर माह एक नया सपना, हर माह एक नई उम्मीद और हर महीने एक नई मायूसी। मेरी पूरी जिंदगी एक कैलेंडर में कैद हो गई थी जिसमें दिन नहीं, सिर्फ उम्मीदें और इनकार दर्ज थे। एक दिन मनोज ने मुझे दवा की पर्ची लाकर दी और साथ ही तंज किया, शायद ये आखिरी कोशिश हो, इसके बाद तुम्हें मान लेना चाहिए कि तुमसे नहीं हो सकता। मैंने वो पर्ची फाड़ दी थी। उस दिन आंखों में आंसू थे। मैंने सोनी से शादी इसलिए करवाई थी कि शायद वक्त, तकदीर सब मिलकर वो दरवाजा खोल दे जो बरसों से बंद था। लेकिन अब लग रहा था
वो दरवाजा एक और कैद की तरफ खुल गया है। मेरे अंदर एक शोर था, लेकिन बाहर मुकम्मल खामोशी। मैं अम्मा के घर की छत पर बैठी थी। रात का अंधेरा फैल चुका था। सितारे, जिन्हें कभी मैं ख्वाहिशें सुनाया करती थी, आज बस बेजान बिंदु लगते थे। दिल में डर जन्म लेने लगा था कि शायद मैंने अपनी आखिरी उम्मीद भी खो दी है। शायद सोनी से शादी करवा के भी कुछ नहीं बदला। शायद वो भी इसे खाली गोद का हिस्सा बन जाएगी, जिसे मैं भरने के लिए सब कुछ कुर्बान कर चुकी हूँ। मैंने अपने हाथों को देखा, वही हाथ जिनसे मैंने सोनी के सिर पर प्यार रखा। लेकिन अब दिल के किसी कोने में एक और ख्याल उठ रहा था। अगर सोनी भी मेरी तरह निसंतान निकली तो क्या मैं फिर उसे भी कसूरवार ठहराऊंगी या खुद को? मैं जानती थी वक्त मेरे फैसले पर फैसला सुनाने वाला है, और उस फैसले की कीमत शायद मेरे सहारे, मेरे रिश्ते, यहाँ तक कि मेरी पहचान तक हो सकती है। रात की ठंडी हवा चेहरे पर लगी, मगर अंदर का बुखार बढ़ता जा रहा था। माँ जी की दहलीज पर खड़े होकर मैंने सिर्फ इतना कहा, अगर ये कुर्बानी भी व्यर्थ गई तो फिर बस अफसोस रह जाएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ एक गोद भरने की ख्वाहिश की थी, बस एक गोद। अतीत की दहलीज पर बैठी मैं अभी ये सब सोच रही थी। अचानक मोबाइल की घंटी ने मुझे चौंका दिया। स्क्रीन पर सोनी का नाम था और दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। मैंने फौरन कॉल उठाई। दीदी जी। उसकी आवाज में कंपन थी, घबराहट और वही पुरानी थकन। लेकिन आज कुछ और भी था। क्या हुआ सोनी? मैंने जल्दी से पूछा। वो फूट फूट कर रो दी। अल्फाज गड़बड़ा गए। फिर संभल कर बोली, वापस आ जाइए साहब। साहब मुझे कुछ कर देंगे। मेरे जिस्म में जैसे बिजली सी दौड़ गई। डर ने गला घोट लिया। क्या किया उसने? क्या किया मनोज ने? बस आप आ जाइए। मैं नहीं जानती वो क्या चाहता है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। कॉल कट हो गई। मैं सांस लेने के लिए भी रुक गई। एक लम्हा भी जाया किए बिना मैंने सामान समेटा। अम्मा ने रोका, पूछा क्या हुआ, मगर मैंने कुछ ना कहा। सिर्फ एक वाक्य निकला, सोनी खतरे में है। गाड़ी में बैठते ही मैंने लगातार सोनी को कॉल की, रेखा को संदेश भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब मैं घर पहुंची तो मनोज आंगन में खड़ा था, खामोश, आंखों में किसी अजनबी सी हालत। मैं लपक कर उसके पास पहुंची। कहाँ है सोनी? उसने मुझे फोन किया था। वो डरी हुई थी। क्या किया तुमने? मनोज ने मेरी तरफ देखा, चेहरा सपाट, आवाज सख्त। मैंने उसे तलाक दे दिया है। मेरे कदम वहीं पर जम गए, जैसे कि जमीन ने मेरे तलवों से मिट्टी ही खींच ली हो। क्या? मेरी आवाज खामोशी में बदल गई। तलाक दे दिया? वो मुड़ा और अंदर जाने लगा। मैंने उसका बाजू पकड़ा, जोर से झटका। बच्चा हुआ भी नहीं और तुमने उसे तलाक दे दिया? ये सब क्या था? ये शादी, ये वादे सब झूठे थे। मनोज ने मेरी आंखों में देखा। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे साथ रहे, ना अब न कभी, बस खत्म। कहाँ है वो? पता नहीं। झूठ मत बोलो मनोज, मैं चीखी। तुमने उसके साथ कुछ किया है, तुमने उसे नुकसान पहुंचाया है। प्रीति, मैंने जो करना था कर लिया। अब वो माँ बेटी इस घर में नहीं है और मुझे उनका कोई पता नहीं है। मैं पागलों की तरह कमरे से निकली, सोनी के कमरे में गई। खाली अलमारियां खुली हुई थीं, कपड़े, चादर सब गायब। रेखा के कमरे में गई, सन्नाटा था, जैसे कभी कोई था ही नहीं। घर में उनका कोई नामो निशान नहीं बचा था। दिल जैसे धक्क से रह गया। मैंने नौकरों से पूछा, किसी को कुछ मालूम नहीं था। मैंने करीबी अस्पतालों को फोन किया, पुलिस स्टेशन तक का रुख किया, लेकिन ना रेखा का कोई रिकॉर्ड था, ना सोनी का। जैसे जमीन निकल गई हो उन्हें। रात हो चुकी थी और मैं कमरे में बैठी अपने बालों में हाथ दिए बस सोचती रही। एक हफ्ता पहले जिस लड़की ने मुझे कहा था वापस आ जाइए, आज वो खुद कहाँ है? मेरे अंदर एक खाली गूंज थी, एक सवाल जो गूंजता रहा। क्या मैंने अपनी जिद में किसी को तबाह कर दिया? क्या सोनी की आवाज सिर्फ मेरी ख्वाहिश का तूफान बनकर दब गई? मनोज मेरे पास से गुजरा। मैंने उसका रास्ता रोक लिया। तुमने कहाँ भेजा उन्हें? रेखा और सोनी को कहाँ छुपाया है? वो लम्हा भर को रुका, फिर धीरे से कहा, प्रीति, तुमने मुझे मजबूर किया था। अब जो हुआ उसकी जिम्मेदारी भी तुम पर ही है। मैं पीछे हट गई। दिल में एक खौफ था, एक खालीपन और एक पछतावा जो जख्म की तरह ताजा था। वक्त गुजरता रहा, लेकिन ना सोनी का कोई सुराग मिला, न रेखा की कोई खबर आई। मैं रोज उनकी गुमशुदगी की खबर अखबार में तलाशती, कभी सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट करती, कभी मोहल्ले वालों से पूछताछ करती, लेकिन सब बेकार। घर में मनोज ने इस बात को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। वो इस बारे में बात भी नहीं करता था, और अगर मैं कुछ कहती तो बस ये खामोश निगाह डालकर कमरा छोड़ देता।
वो खालीपन जो मैंने बरसों पहले महसूस किया था, सोनी की चीख, उसका डरा हुआ लहजा, वो आखिरी कॉल, सब रोज रात को मेरे कानों में गूंजते। चंद महीने गुजर चुके थे। मैं अक्सर बीमार रहने लगी थी। दिल दबाव और जिस्म जैसे बोझ तले दबे हुए थे। एक दिन बुखार इतना बढ़ गया कि अम्मा ने मुझे जबरदस्ती अस्पताल ले जाने पर मजबूर कर दिया। मैं हिचकिचाती रही, लेकिन जिस्म ने भी शायद हार मान ली थी। अस्पताल में दवाओं की बू, सफेद दीवारें, सफेद टाइलों की जमीन। मुझे एक कमरे में बिठाया गया। नर्स ने दवा दी और पर्ची लेकर मैं दवा खाने की तरफ बढ़ने लगी। वहां एक मोड़ था जहां से दवा खाना गुजरता था। मैं जैसे ही मुड़ी, अचानक मेरी नजर एक साए पर पड़ी। वो मनोज था। मेरा दिल धक्क से रह गया। वो तेजी से कमरे की तरफ बढ़ा, दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मैं हैरान थी कि वो यहाँ क्या कर रहा था। उसने तो कहा था वो शहर से बाहर है। दिल में कुछ खटकने लगा। कदम खुद ब खुद उस कमरे की तरफ बढ़ने लगे। दरवाजा पूरा बंद नहीं था, हल्का सा खुला था, जहां से अंदर की आवाजें बाहर आ रही थी। मैं खामोशी से वहीं रुक गई। अंदर मनोज की जुजलाई हुई आवाज सुनाई दी। डॉक्टर, आप कह रहे थे कि इलाज मुमकिन है। अब तो साइंस बहुत एडवांस हो गई है। क्या अभी भी मेरा इलाज नहीं हो सकता? क्या अब भी मैं बाप नहीं बन सकता? मेरे हाथ से पर्ची छूटकर जमीन पर गिरी, लेकिन मैं हिली नहीं। अंदर से डॉक्टर की थकी हुई आवाज सुनाई दी। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था मनोज, कुछ चीजें बहुत मुश्किल होती हैं। तुम्हें अपना राज किसी को नहीं बताना चाहिए था। मनोज का लहजा बुलंद हो गया। मैं क्या करता? मेरी बीबी को बच्चे चाहिए। मैं तो खुद बांझ हूं और वो रोज खुद को कोसती है। मेरी मदद करने के नाम पर एक झूठा रिश्ता पाल रही है। एक लम्हे को जैसे कमरा घूम गया। मैं दीवार से टेक लगाकर खड़ी रही। आंखें खुली थी, लेकिन मंजर धुंधला गया था। मनोज बांझ था। मेरे जहन में वो तमाम साल गूंजने लगे जब उसने मुझे ताने दिए थे, मेरे वजूद पर शक किया था, लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा किया था। उस वक्त भी जब मैं रो रो कर कहती थी काश मैं माँ बन सकती, और वो खामोश बैठा रहता, जैसे मैं ही सारी इस गलती की जड़ हूँ। मेरी सांस अटकने लगी। मैं वहां से पीछे हटी, तेज तेज कदमों से चलती हुई वहां से बाहर निकली। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। बाहर आकर मैंने एक बेंच पर बैठने की कोशिश की, लेकिन वजूद साथ ना दे सका। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। लोग आ जा रहे थे, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मनोज बांझ था। ये वो राज था जो उसने बरसों से छुपा रखा था, एक ऐसा सच जिसने मेरी जिंदगी को जहन्नुम में झोंक दिया था। मैंने सोनी को शादी के लिए मजबूर किया, खुद को तोड़ा, अपनी इज्जत, मासूम लड़की की मासूमियत, सब दांव पर लगा दिया। और जिसके लिए ये सब किया, वो तो खुद औलाद पैदा करने के काबिल ही नहीं था। मेरे दिल में एक चीख उठी, लेकिन मैंने लबों पर हाथ रख लिया। मुझे अस्पताल की सर्द हवाएं काटने लगीं और एक एक लम्हा मुझे मेरे ही फैसलों की लाशें दिखाने लगा। मैं वहां बहुत देर बैठी रही, फिर चुपचाप गाड़ी में आकर बैठी और ड्राइवर को घर चलने का कहा। रास्ते में कोई बात ना की, बस मनोज के अल्फाज गूंजते रहे। मैं खुद बांझ हूँ। ये राज सिर्फ राज नहीं, जख्म बन चुका था। ऐसा जख्म जो बरसों से मेरे अंदर लहू करता रहा, मगर जिसका दर्द अब जाकर समझ आया। घर पहुंचकर मैं सीधा अपने कमरे में गई। आईना देखा, अपने आप से सवाल किया, क्या मैं वाकई वो औरत हूँ जो बरसों से खुद को इल्जाम देती आई, या मैं सिर्फ उस आदमी का अक्स थी जिसने अपनी कमजोरी मुझ पर थोप कर खुद को मर्द समझा। वो रात खामोशी में नहीं, सच्चाई की दहाड़ में गुजरी, और मुझे अब यकीन था मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा मेरे सबसे करीब वाले ने दिया था। दरवाजा खुला तो कमरे की रोशनी एक लम्हे को चुभने लगी। मैं वही थी, वही प्रीति, लेकिन अब मेरे अंदर कुछ भी वैसा नहीं था। कदम थके हुए थे, लेकिन अंदर जो तूफान उठ रहा था वो फटने के करीब था। मेरे दिल में एक ही सवाल, एक ही चीख, एक ही जख्म बार बार तेज हो रहा था। अगर वो खुद बांझ था तो फिर उसने मेरे वजूद को क्यों रौंद डाला? मनोज लॉन्च में बैठा था, जैसे किसी और दुनिया का बंदा हो। मैं खामोशी से उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने सर उठाया, लेकिन मेरी आंखों में कुछ देखकर नजरें झुका ली। मैंने एक जुमला कहा, सीधा, कड़ा और चुभता हुआ, जब तुम ही बांझ थे तो मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? मनोज की सांस अटकी, जैसे ये सवाल नहीं सजा हो। वो सर झुकाए रहा, कुछ न बोला। शायद उसके पास कहने को कुछ बचा ही नहीं था, या शायद उसकी खामोशी में ही सच का इनकार छुपा था। मुझे उसकी नजरें देखकर सब मालूम हो चुका था। खामोशी गूंजने लगी, दीवारें जैसे ताना दे रही थीं।
मैं मुड़ी और कमरे से निकल गई। आंगन में पहुंचकर मैंने आसमान की तरफ देखा। अचानक दरवाजे की तरफ से आहट हुई। पुराने चौकीदार ने आकर नमस्कार किया। उसकी आंखों में कुछ हिचकिचाहट थी, जैसे कि वो कुछ कहना चाहता हो, मगर जुबान साथ नहीं दे रही थी। मैंने उसे बैठने का इशारा किया। क्या बात है? उसने नजरें झुकाई और आहिस्ता से बोला, दीदी जी, एक बात दिल में बहुत दिनों से थी, अब शायद कहना जरूरी हो गया है। मैंने उसे गौर से देखा। वो बूढ़ा शख्स जिसने बरसों मेरा दरवाजा खोला, मेरे दुख सहे, मेरी खामोशी देखी, आज वो कुछ ऐसा कहने जा रहा था जो सब कुछ बदल सकता था। जिस दिन सोनी चली गई, उस दिन मैंने साहब को देखा था। वो एक अजनबी आदमी को लेकर सोनी के कमरे की तरफ गए थे। मुझे लगा शायद कोई रिश्तेदार है, लेकिन जब रात को चीख सुनाई दी, मैं दौड़कर गया तो सोनी का दरवाजा खुला था। वो जमीन पर बैठी रो रही थी और वो आदमी जल्दी से निकलकर चला गया। मेरी आंखों में वहशियत उतरने लगी। नजरें उठाई, साहब ने उसे चुप करवाया और दूसरे दिन रेखा को बुलाकर कहने लगे, इस शहर से चली जाओ, और उसे तलाक दे दिया। साथ ही पैसे दिए और एक धमकी भी, अगर दीदी जी को कुछ मालूम हुआ तो तुम दोनों पर चोरी का इल्जाम लगवा दूंगा। मेरे अंदर जैसे सांस टूटने लगी। लब सिले रहे और दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। वो चीख जो बरसों से दबाई थी, आज वो अंदर से उठ रही थी। मैंने दीवार का सहारा लिया और धीरे से बैठ गई। चौकीदार खामोश खड़ा था, जैसे गवाही दे रहा हो एक ऐसे गुनाह की जो उसने नहीं किया, लेकिन देखा जरूर था। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरी आवाज गले में फंस गई थी। डर गया था दीदी जी, साहब बहुत कुछ कर सकते थे और आप तो पहले ही गम में थी। मैंने चौकीदार को जाने का इशारा किया। वो धीरे धीरे पीछे हटता गया और दरवाजा बंद कर गया। अब कमरे में सिर्फ मैं थी और सच, एक ऐसा सच जो मेरी हर कोशिश को जलाकर राख कर चुका था। मनोज ने सिर्फ मुझे झूठ में नहीं रखा, उसने एक मासूम लड़की को इस्तेमाल करना चाहा, उसकी इज्जत को खराब करने की कोशिश की, और जब वो चीख उठी तो तलाक देकर सब कुछ छुपा दिया। मैं उठकर मनोज के कमरे में गई। वो वहां नहीं था, शायद मेरे सवाल से बचने के लिए निकल चुका था। मैंने कमरे के आईने में खुद को देखा। अब मैं वो औरत नहीं थी जो बच्चा मांगती थी। अब मैं वो औरत थी जिसने सच्चाई के बदले अपना सब कुछ खो दिया था। मेरे कानों में उसकी आखिरी आवाज गूंज रही थी, दीदी जी आप वापस आ जाइए। और अब समझ आया वो क्यों कहती थी, क्योंकि उसने वो देखा जो मैं ना देख सकी। उसने वो सहा जो मैं सहने का सोच भी नहीं सकती थी। वो रात मेरे लिए कयामत बन गई। अब कुछ बाकी नहीं था, न ख्वाब, न रिश्ता, न ख्वाहिश, बस एक सच जो हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, काश तुमने पहले बताया होता। मनोज, मैं सिर्फ माँ बनना चाहती थी, मगर तुमने मुझे वो दुख दिया जो किसी कातिल को भी ना मिले। और यूं कहानी खत्म नहीं हुई। सच ने एक खून खौलाया, एक ऐसी औरत के अंदर जो अब खामोश नहीं रहेगी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जुल्म सिर्फ शारीरिक नहीं होता, कभी कभी खामोश झूठ भी एक पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। औलाद की ख्वाहिश में इज्जत, रिश्ते और इंसानियत बर्बाद ना करें। हर दुख की जड़ सिर्फ औरत नहीं, सच को जानने की हिम्मत हर रिश्ते को बचा सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।